अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताहिरा जंजुआ इज़ हियर। आज हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करना है चैप्टर 12 का, जिसका टाइटल है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे हम लोगों ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन देखनी है मैमल्स के अंदर। इससे पहले हमने प्लांट्स की न्यूट्रिशन को डिस्कस किया, फिर एनिमल्स की न्यूट्रिशन को डिस्कस किया। आज हम लोगों ने मैमल्स की डाइजेशन कैसे होती है ये डिस्कस करना है, और एब्जॉर्प्शन वगैरह के मोड्स जो है ना उनको डिस्कस करना है। सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज़म, लिविंग ऑर्गेनिज़म की अगर बात करें या मैमल्स की बात करें, तो सबसे पहले फ़ूड उसके माउथ में जाती है, यानी माउथ से वो फ़ूड को इनटेक करता है। उसके बाद उसके स्टमक का पार्ट बनती है, स्टमक में उसकी डाइजेशन वगैरह होती है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद जो भी फूड होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। उसके बाद इंटेस्टिनल लाइनिंग में उसकी सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है, और फिर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। सबसे पहले हमारी फूड में क्या कुछ प्रेजेंट होता है ये देख लेते हैं। डाइटरी प्रोटीन्स आती हैं हमारे मिल्क से, और हमारी प्रोटीन्स वगैरह से, एग से, यॉक से। अब उनके अंदर कंटेन होता है, उनको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है और पेप्सिन एंजाइम मौजूद होता है। उसके बाद डी नेचर्ड एंड पार्शली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन हमारे पास होती है प्रोटीएज, जिसने प्रोटीएज एंजाइम होता है जिसने प्रोटीन की डाइजेशन करनी होती है, उसकी हाइड्रोलिसिस करनी होती है, ब्रेक डाउन करनी होती है। उसके बाद फूड जाती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास अमाइनो एसिड्स और पेप्टाइड्स वगैरह मौजूद होते हैं। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, और इंटेस्टिनल लाइनिंग में हमारी फूड पहुंचती है, या रॉ मटेरियल जो बन चुका होता है उस टाइम तक। और रॉ मटेरियल जो है ना वो बनता है, और जो चीज़ें एब्जॉर्ब हो गई होती हैं ना, यानी हमारी फूड से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, उसके बाद जो भी एंजाइम्स वगैरह प्रोड्यूस हुए, जो एक्टिविटी हुई, जो सिक्रीशन हमारी प्रोड्यूस हुई, वो ब्लड का पार्ट बन जाती है। ये हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से प्रोसेसेस होते हैं। मैमल्स में हम बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन की। हमने बात की कि होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो एनिमल्स में होती है, ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है, और एमीबा के अंदर होती है। और मैमल्स हम उन ऑर्गेनिज़म्स को कहते हैं जो मोस्टली टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी हो सकते हैं या एक्वेटिक इन्वायरमेंट में भी हो सकते हैं। और ये मैमल्स वो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं और फिर अपने बच्चों को फीड करवाते हैं। होलोजिक न्यूट्रिशन इंक्लूड 5 मेन प्रोसेसेस। अब इन प्रोसेसेस को देख लेते हैं। सबसे पहले इंजेशन में हम लोगों ने किसी भी फूड को, किसी भी खुराक को, खाने को मुंह के थ्रू अपने जिस्म के अंदर दाखिल करना होता है, यानी हमने इनटेक करना होता है उसको। जैसे हम कहते हैं ना खाना खाया जाता है, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद डाइजेशन, माउथ से होती हुई हमारी फूड जाती है स्टमक के अंदर, और स्टमक के अंदर डाइजेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन होती है, एंजाइम्स वगैरह रिलीज़ होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक्टिविटी होती है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस आता है। एब्जॉर्प्शन में हम कहते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और स्टमक के अंदर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू हो जाता है। जो चीज़ें एब्जॉर्ब होनी होती हैं वो एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड स्ट्रीम का पार्ट बन जाती हैं। उसके बाद आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन जो है ना, इस प्रोसेस में हमारी फूड जो एब्जॉर्ब हो चुकी होती है और जो एब्जॉर्ब होनी होती है वो सेपरेट होती है आपस में। कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट बनती है, कुछ लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रैवल करती है। उसके बाद इजेशन का प्रोसेस होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जब सारी एब्जॉर्प्शन जितनी होनी होती है या जितनी हो सकती है वो हो जाती है, और उसके बाद एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल जो है ना वो रह जाता है बस बॉडी में, और वो हमारे यूरिनरी सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है या रिलीज़ हो जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है इजेशन। अब हम इनको डिटेल में देख लेते हैं। इंजेशन में हम वो प्रोसेस की बात करते हैं जिसमें फ़ूड को इनटेक किया जा रहा होता है। इन केस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, फूड इज़ इंजेस्टेड थ्रू माउथ। अगर होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात की जा रही है तो मुंह के थ्रू खुराक अंदर इनटेक की जाती है। उसके बाद आता है डाइजेशन का प्रोसेस। इस प्रोसेस में डाइजेशन को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम कहते हैं कि हमारे खाने के जो लार्ज पीसीज होते हैं उनको अगर स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट कर दिया जाए एंजाइमेटिक एक्टिविटी के थ्रू, तो उसको कहा जाता है डाइजेशन, ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो सके। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लार्ज ऑर्गेनिक मोलेक्यूल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाइट। हमारी खुराक में जो लार्ज मोलेक्यूल्स हम लोगों ने खुराक में इनटेक किए थे उनको तब्दील किया जाता है सिंपलर फॉर्म में, या हम कहते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में, ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो सकें और इजीली उनके ऊपर स्टमक की एक्टिविटी हो सके और डाइजेशन का प्रोसेस इजीली हो सके। थर्ड प्रोसेस है हमारे पास एब्जॉर्प्शन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ फूड। जो खुराक हमने डाइजेस्ट की थी उस डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान फूड में से जो भी एब्जॉर्ब होने लायक मटेरियल है या जो भी प्रोड्यूस हुआ है वहाँ से, उसको अगले प्रोसेसेस के लिए यूटिलाइज़ करने के लिए
वो एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी बॉडी में या हमारे ब्लड का पार्ट बन जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। उसके बाद होता है असिमिलेशन। असिमिलेशन में जो एनर्जी हमें हमारे खुराक से मिलती है उसको यूटिलाइज़ किया जा रहा होता है मुख्तलिफ़ काम परफॉर्म करने के लिए, मुख्तलिफ़ मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए या डेली लाइफ के काम करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होती है वो हमें एब्जॉर्प्शन के थ्रू मिल रही होती है और इस प्रोसेस को कहा जाता है एसिमिलेशन। जो एनर्जी हमें मिलती है ना हमारी खुराक से, वो एनर्जी हमें इस काबिल बनाती है कि हम अपने रोज़ाना के रोज़मर्रा के काम जो है उनको सर अंजाम दे सकें और हमारी बॉडी ने जो फंक्शनिंग परफॉर्म करनी है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, वो आसानी से हो सके। एसिमिलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड टू मीट एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ बॉडी, ताकि जिस्म की जो भी एनर्जी की ज़रूरियात हैं वो पूरी की जा सकें। टू परफॉर्म ऑल मेटाबॉलिक फंक्शंस, ताकि बॉडी जो है वो मेटाबॉलिक फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। उसके बाद आता है इजेशन। इजेशन हमारा लास्ट प्रोसेस होता है। इसमें हम कहते हैं कि जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट बना था ना, जो डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू जो भी बचा हुआ मटेरियल था उसको हमारी बॉडी से फीसिस या यूरिन के थ्रू रिमूव किया जाए आउटसाइड द बॉडी, उस प्रोसेस को कहा जाता है इजेशन। और इसमें हमारे पास ना हमारा यूरिनरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है। उसके बाद हम बात करते हैं डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा की हमने बात की थी कि इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है। अब सबसे पहले अमीबा ने को फील हुआ, इसने सेंस किया कि इसके पास कोई भी फूड मटेरियल या कोई भी मटेरियल या स्मॉल मॉलिक्यूल या स्मॉल ऑर्गेनिज्म मौजूद है। सबसे पहले इसने सेंस किया। फिर मैंने आपको बताया कि अमीबा के पास ना स्यूडोपोडिया होता है। स्यूडोपोडिया जो है ना वो इसकी एक एक्सटेंशन होती है। अब पहली डायग्राम में एक सेंटर में हमें न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। न्यूक्लियस के बिल्कुल ऊपर जो एक आउट ग्रोथ सी बनी हुई है ना, या जो एक सरफेस सी बनी हुई है, उसको कहा जाता है स्यूडोपोडिया। ये स्यूडोपोडिया जो है ना, ये खुराक को या उस फूड को अपने घेरे में ले लेता है। सेकंड प्रोसेस में ये दिखाया हुआ है। और थर्ड प्रोसेस में फूड इज़ इनक्लोज्ड इन अ फूड वैक्यूल। अब थर्ड प्रोसेस में ना फूड वैक्यूल बनता है। फूड वैक्यूल कैसे बनता है कि जो ये आउटर मेम्ब्रेन है ना अमीबा की, ये आउटर मेम्ब्रेन ना उस फूड वैक्यूल को अपने अंदर ले लेती है और फिर वो मेम्ब्रेन और ये फूड का जो मॉलिक्यूल या पार्टिकल था, ये दोनों मिलकर बनाते हैं फूड वैक्यूल। यानी उस फूड वैक्यूल के अंदर फूड भी होगी और वाटर भी होगा। थर्ड प्रोसेस में ये हम लोगों ने देखा। और फिर ये फूड वैक्यूल जो है ना ये अमीबा की बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा। फोर्थ प्रोसेस में एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। साइटोप्लाज्म के अंदर जो एंजाइम्स थे ना आर सिक्रेटेड इनटू फूड वैक्यूल, वो एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट होंगे और फिर ना फूड वैक्यूल जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। फिफ्थ प्रोसेस में या स्टेज में हम कहते हैं कि फ़ूड जो है ना वो डाइजेस्ट हो गई है। फूड वैक्यूल के अंदर जो फूड थी वो डाइजेस्ट हो गई है और जो भी सॉल्युबल मटेरियल्स थे ना वो एब्जॉर्ब कर लिए गए हैं और वो यूज़ हो गए हैं अमीबा की बॉडी के थ्रू, वो यूज़ हो गए हैं, जो फंक्शंस परफॉर्म करने थे वो हो गए हैं। सिक्स में हम कहते हैं कि अनडाइजेस्टेड फूड इज़ एक्सपर्ड, अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज़ एक्सपर्ड। छवें प्रोसेस में हम लोग ये देखते हैं, जैसे हमने पहले प्रोसेस में देखा ना कि स्यूडोपोडिया ने फूड वैक्यूल को अपने अंदर ले लिया था, उसी तरह सिक्स स्टेज में जो अमीबा की मेम्ब्रेन होगी ना या स्यूडोपोडिया होगा, वो उस फूड वेस्ट को बाहर निकाल देगा। ये प्रोसेस होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा के दौरान। इस तरह वो फूड गेन करता है और फिर वो वेस्ट जो होता है ना उसको एक्सपेल आउट कर देता है। उसके बाद हम हाइड्रा में डाइजेशन देखते हैं। दी मेन फूड ऑफ हाइड्रा कंप्राइज इज स्मॉल इंसेक्ट्स, लार्वा एक्सेट्रा। हाइड्रा की शेप कुछ यूँ होती है, वाज लाइक गुलदान की तरह की शेप होती है इसकी, और ये इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करता है, लार्वा वगैरह के ऊपर फीड करता है, पानी में रहता है। और हाइड्रा जो है ना उसको कार्निवोरस कंसिडर किया जाता है। कार्निवोरस की डेफिनेशन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स के ऊपर फीड कर रहे होते हैं, जो एनिमल्स के ऊपर फीड कर रहे होते हैं ना, उनको कार्निवोरस कहा जाता है। अब हाइड्रा की हम लोग गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी देख लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है इनका, यानी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हम उस ऑर्गेनिज्म को के डाइजेस्टिव सिस्टम को कहते हैं जिसके पास फूड इनटेक करने के लिए तो कोई ऑर्गन होता है, लेकिन वेस्ट को रिलीज़ आउट करने के लिए उसके पास कोई ऑर्गन नहीं होता। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में हम देखते हैं वन ओपनिंग फॉर फूड एज वेल एज अनडाइजेस्टेड फूड। इसके पास हाइड्रा के पास ना एक ही ओपनिंग होती है जिससे वो खुराक को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक कर रहा होता है और उसी ओपनिंग के थ्रू वो एक्सपेल आउट कर रहा होता है वेस्ट को। उसके बाद टेंटिकल्स मौजूद होते हैं। टेंटिकल्स होते हैं ना वो फूड को कैप्चर करते हैं, फूड को घेर लेते हैं। गैस्ट्रोडर्म कैविटीज़ की होती है, इंटरनल कैविटी या गैस्ट्रोडर्मस बोलते हैं इसको। इसमें अमीबा वगैरह होता है, ग्लैंड सेल्स होते हैं जो ग्लैंड्स रिलीज़ करते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। ग्लैंड सेल्स होते हैं, उन्होंने एंजाइम्स को सिक्रीट करना होता है। डाइजेशन कौन सी हो सकती है इसके अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन दोनों टाइप्स की हो सकती है।
रिजर्व फूड जो इनका बनता है वो फैट या ग्लाइकोजन होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो है उसमें एंजाइमेटिक डाइजेशन होती है, यानी एंजाइम्स जो हैं वो फूड की ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं और फिर फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और इंटरसेलुलर डाइजेशन में फैगोसाइटोसिस हो रही होती है, यानी मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो रही होती है। अब यहाँ पे इसकी हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले माउथ हैं, उसके बाद टेंटिकल्स हैं। माउथ से फूड ने सबसे पहले टेंटिकल्स ने फूड को कैप्चर करना है, फिर फूड माउथ के थ्रू एंटर होगी, वो गैस्ट्रोडर्मस कैविटी में जाएगी। गैस्ट्रोडर्मस जो है ना, वहाँ पे फिर ये डेड प्रे यानी डेड ऑर्गेनिज्म मौजूद होगा जिसको इंटेक किया है हाइड्रा ने। उसके बाद गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जो है ना वो परफॉर्म करेगी, एंजाइम्स वगैरह को रिलीज़ करेगी और इसकी ब्रेक डाउन होगी, फिर डाइजेशन होगी। और ये जो आउटर लाइनिंग है ना हाइड्रा की, इसको एपिडर्मिस कहा जाता है। और एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है ना उसके बाद फिर डाइजेशन वगैरह का प्रोसेस जो है ना वो कंटिन्यू होगा। उसके बाद हम लोग प्लेनेरिया में डाइजेशन या न्यूट्रिशन का प्रोसेस जो है ना वो देख लेते हैं। फेरेंक्स जो होती है इनके पास वो सक करती है स्मॉल बिट्स ऑफ फूड को। इनका जो फेरेंक्स होता है ना वो पहला एरिया होता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी का हिस्सा बनाता है या अपने माउथ के थ्रू एंटर करवाता है और फिर वो डाइजेस्टिव कैविटी में जाता है। मोस्ट डाइजेशन टेक प्लेस विद इन फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल जो है ना उसके अंदर ही मोस्टली डाइजेशन हो जाती है और जो एब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन वगैरह इसकी होनी होती है ना वो इंटेस्टाइन के अंदर होती है और इंटेस्टाइन की लाइनिंग के अंदर हो रही होती है। अब प्लेन एरिया की हम लोग बात करें कि इसमें डाइजेशन कैसे होती है या न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे होता है, तो माउथ के थ्रू एंटर होती है होता है कोई भी स्मॉल एनिमल या स्मॉल ऑर्गेनिज्म। उसके बाद वो फेरेंक्स का पार्ट बनता है। फेरेंक्स के बाद वो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में जाता है, यहाँ पे जहाँ से सारी डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू हो रहा होता है और वैक्यूल्स वगैरह की फॉर्मेशन हो रही होती है। और फिर इनके पास वैक्यूल्स जो होते हैं ना वो इनकी इंटेस्टाइन की लाइनिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है ना। वहाँ से फिर एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का प्रोसेस हो रहा होता है। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले ब्रेन प्रेजेंट होता है इनके पास और आई पेयर ऑफ आई प्रेजेंट होता है इनके पास और सेंसरी लोब होता है जो डिटेक्ट करता है किसी भी फूड वगैरह को या किसी भी जो प्रीडेटर वगैरह या कोई पैरासाइट या कोई भी प्रे इनके पास आना है। उसके बाद इनके पास वेंट्रोलेटरल नर्व्स एंड 2 नर्व पेयर्स होते हैं इनके पास और इंटेस्टाइन होती है और माउथ होता है इनके पास और फिर फेरेंक्स का पोर्शन यहाँ पे मौजूद होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं डाइजेशन इन कॉकरोच। कॉकरोच में कैसे होती है डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। खुराक को डाइजेस्ट करने के लिए और एब्जॉर्ब करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम का रोल प्ले करना ज़रूरी होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम का रोल ही ये होता है कि उसने किसी भी फूड को डाइजेस्ट करना है और एब्जॉर्ब करना होता है। और काकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास आते हैं माउथ पार्ट्स, एलिमेंट्री कनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। माउथ पार्ट्स में हम कहते हैं कि काकरोच के पास ना किसी भी स्मॉल एनिमल को कट करने के लिए या चबाने के लिए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। उसके बाद इसके पास लेबेरम, लेबियम, मैंडिबल्स, मैक्सिला और हाइपोफेरेंक्स ये स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके पास मौजूद। मैंडिबल्स जो होते हैं ना वो जाज की तरह वर्क करता है और ये जाज जो है ना इन्होंने किसी भी फूड मटेरियल को क्रश करना होता है यानी ब्रेक डाउन करनी होती है या कट करना होता है। उसके बाद एलिमेंट्री कनाल होती है। एलिमेंट्री कनाल जो है ना वो 3 टाइप्स में डिवाइड होती है, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट। फोर गट जो है ना उसको स्टोमिडम भी कहा जाता है। ये माउथ से स्टार्ट होता है। उसके बाद इनके पास गिजर्ड होता है। गिजर्ड के पास इंटरनल साइड पे क्यूटिकल होती है और माउथ जो होता है ना वो इनकी वेंट्रल पोजीशन में होता है और उसके पास माउथ पार्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं जो हम लोगों ने ऊपर फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किए थे। फेरेंक्स इनकी छोटी ट्यूब लाइक की तरह होती है और उसके पास ईसोफेगस भी होती है। ईसोफेगस जो है वो आगे क्रॉप में जाती है। क्रॉप में इनका स्ट्रक्चर होता है जिसने फूड वगैरह को स्टोर करना होता है। क्रॉप जो है वो एक लार्जेस्ट पार्ट है फॉरगट का और इसने फूड को स्टोर करना होता है। गिजर्ड जो है वो एक सर्कुलर मसल होता है जो बहुत थिक होता है। उसकी इनर साइड में भी थिक काइटनस मेम्ब्रेन होती है जिसको टीथ कहा जाता है या वो प्लेट भी काइटनस प्लेट कहा जाता है जिसको टीथ का नाम दिया गया है। फिर और गिजर्ड जो है ना वो ग्राइंड करने के लिए, जैसे हम इंसान चबाते हैं ना अपने दांतों के थ्रू, तो इसी तरह गिजर्ड जो है ना वो ग्राइंडिंग फूड को ग्राइंड करने के लिए यूज़ होती है या ये काम करती है। उसके बाद गिजर्ड जो है ना मिड गट में एंटर होती है और मिड गट में इनके पास होता है स्टोमोडियल वॉल्व। ये एक वॉल्व प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले फेरेंक्स मौजूद है, स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, स्लाइवरी रिजर्वायर होते हैं, इसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ड, हेपेटिक सिक्का। उसके बाद मिड गट होती है इनके पास, मेल्फेजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, इलियम आगे इनकी इंटेस्टाइन का पार्ट है, कॉलन और रेक्टम जो है ना वो भी आगे से इंटेस्टाइन का पार्ट होता है ताकि जो प्रॉपर डाइजेस्टेड फूड है उसने आगे से एक्सक्रीट आउट कैसे होना है उसके लिए भी इनके पास स्ट्रक्चर मौजूद होता है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने एनिमल्स की न्यूट्रिशन को डिस्कस किया या डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस किया है कि मैमल्स में कैसे डाइजेशन का प्रोसेस होता है। आई होप आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।